यह वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। इसका काल है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। और इसके अंदर है, स्टार्टिंग ऐसे होती है इस चैप्टर की कि जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1830 में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया। यानी कि ब्राह्मी और खरोष्टी जो लिपि थी, जो लिखा हुआ जो ब्राह्मी खरोष्टी लिपि में मिला था, उसका अर्थ जेम्स प्रिंसेप ने निकाला था। और जिससे यह मालूम पड़ा था कि अभिलेखों और सिक्कों पे राजा अशोक का नाम लिखा हुआ था, जिससे मालूम पड़ता था कि उस समय अशोक राजा हुआ करता था, अशोक नाम का राजा था। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से राज्यों व नगरों का विकास, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों का प्रचलन है। 6ठी ईसा पूर्व से राज्यों और नगरों में लोहे का उपयोग बढ़ने लगा और सिक्कों का भी प्रचलन बढ़ गया। और फिर इस काल में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। 16 महाजनपदों का उदय हुआ इसी काल के अंदर, जिसके नाम हैं मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, वज्जी, अवंती। ये सब इसमें प्रमुख थे, और भी हैं इसके अलावा भी 16 हैं टोटल। और इसके अंदर जो था, इस महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली माना गया था। और इसके शक्तिशाली होने के कारण अब मैं बताता हूँ। मगध का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उदय, मगध सबसे शक्तिशाली माना गया, क्योंकि वहाँ पर अधिक उपजाऊ भूमि थी, लोहे की खदानें भी वहीं पे थी, नदियाँ भी वहीं पे थी, द्वारा यातायात के साधन भी वहीं पे अधिक थे, और योग्य शासक भी था। फिर आता है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। बौद्ध ग्रंथ यह कहते हैं कि सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक रहा है। और इसी समय पर चंद्रगुप्त मौर्य इसी काल के थे, और मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला साम्राज्य था। भारत का पहला साम्राज्य मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत, ये प्रश्न हमेशा आता है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें किस तरह से मिली। तो हमें मैक्सनीज की इंडिका, यानी इसकी पुस्तक थी मैक्सनीज की इंडिका, और कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, कौटिल्य द्वारा जो रचा गया था अर्थशास्त्र, उसके अंदर भी ये मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा हुआ है। और जैन बौद्ध साहित्य, जैन और बौद्ध धर्म के जो साहित्य हैं, उनमें भी मौर्य वंश के बारे में लिखा हुआ है। और पौराणिक ग्रंथ, अभिलेख, सिक्के, पुराने समय के ग्रंथ और सिक्के और अभिलेख जो मिले हैं, उनसे भी मालूम पड़ता है मौर्य साम्राज्य के बारे में। फिर आता है, मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख केंद्र थे। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, ये प्रश्न आता है। इसके अंदर है राजधानी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र प्रसिद्ध था ये। और है 4 प्रांत एक राजधानी, यानी राजधानी पाटलिपुत्र, और 4 प्रांत हैं तक्षशिला, उज्जैनी, तौसाली और सुवर्णगिरी। ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। फिर आ गया है 4ठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का उदय, सामंतवाद का उदय संभव इसी काल से माना जाता है। 4ठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, और सामंतवाद का उदय संभवतः इसी काल से माना जाता है। सामंतवाद माने गुप्त साम्राज्य, ये दोनों एक ही हैं। 4ठी शताब्दी से ही माना गया है इनका उदय, सामंतवाद का। फिर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी के काल में व्यापार के लिए सिक्कों का प्रचलन हुआ। यानी कि व्यापार जब बढ़ने लगा तो धीरे धीरे
सिक्कों के बदले व्यापार होने लगा, यानी कि करेंसी, जैसे आजकल करेंसी चली है वैसे उस समय सिक्के चल चुके थे। फिर आता है द्वितीय शताब्दी के कई नगरों से छोटे अभिलेखों से विभिन्न व्यवसायों की जानकारी, जैसे धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहाकार, धार्मिक, गुरु, व्यापारी आदि। फिर है उत्पादों और व्यापारियों के संघ श्रेणी का उल्लेख मिलता है। श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थीं, फिर उन्हें सामान तैयार करके बाजार में बेचती थीं। यानी उस समय उत्पादकों की श्रेणियां बटी हुई थी, आज भी बटी हुई हैं कि पहले कच्चा माल, कोई श्रेणी होती है कच्चा माल लेती हैं और कुछ श्रेणी होती हैं उनको तैयार करके फिर आगे बेचती हैं। जैसे कपड़ा लिया जाता है फिर उसको तैयार करते हैं, पैंट शर्ट बनाते हैं, फिर बेचते हैं, कपड़ा कच्चा माल होता है। फिर आता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का जाल कई दिशाओं में फैला। यानी कि नदी के मार्गों से आना जाना फिर शुरू हो गया महाद्वीपों में, और अरब सागर से उत्तर अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक और बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक, यानी कि पूरे विश्व भर में व्यापार चालू हो गया था उसी समय से। इधर से उधर लोग वाग जाने लगे थे नदियों के मार्ग से, समुद्रों के मार्ग से। फिर आता है गुप्त काल, यानी वही सामंतवाद के अंतिम समय सिक्कों में कमी आर्थिक गिरावट की ओर इशारा करती है। यानी गुप्त काल ख़त्म होना शुरू हो गया इसका, सिक्कों की कमी, आर्थिक गिरावट के कारण गुप्त काल धीरे धीरे ख़त्म होने लगे, सामंतवाद ख़त्म होने लगे। फिर आता है अभिलेख शास्त्रियों द्वारा अभिलेखों के अध्ययन के से बीते काल की भाषा, राजा का नाम, तिथि, संदेश आदि की जानकारी प्राप्त हुई। यानी कि वही चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, इन सब के अध्ययन से ही हमें बीते काल की जानकारी, राजा का नाम, तिथि, संदेश जानकारी प्राप्त होती है, पीछे बता चुके हैं हम। फिर आता है अभिलेख शासकों की सीमाएं, यानी कि जब अभिलेख ये सब ढूंढने चालू करे हम सब ने इस काल में, तो क्या क्या दिक्कतें आई। तो दिक्कतें ये हैं, अक्षरों का हल्के ढंग में उत्कीर्ण, यानी कि कई बार होता है अक्षर क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आता है। फिर होता है अभिलेखों के टूट जाने से कुछ अक्षरों का लुप्त हो जाना, या कई होते हैं मूर्ति उर्ति टूटी मिलती हैं तो समझ में नहीं आता है किस चीज़ की थी ये। फिर है वास्तविक अर्थ ना निकल पाना, यानी कि कटे फटे कुछ भी आभूषण ये सब मिलता है जिस पे अधूरी बातें लिखी होती हैं तो अर्थ निकाल नहीं पाते हैं आदि बातों का। फिर आता है भाषा समझ में ना आना, ये भाषा दूसरी भाषाएं होती हैं, जैसे पीछे निकल गया है जेम्स प्रिंसप ने खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला था, वैसे ही कई अलग भाषाएं भी हैं जिनका अर्थ नहीं निकाल पाए हैं आज भी। फिर आता है दैनिक प्रक्रियाओं का, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में न मिलना, यानी जो डेली के जो आदमी जो काम वाम करते थे, जो व्यापार होता था, छोटे मोटे आदमियों की जानकारी कहीं पे भी नहीं लिखी हुई थी, जैसे सामान्य वर्ग जिसे कहते हैं, ये सब कैसे रहते थे इन सब की जानकारी हमें नहीं मालूम पड़ी, खाली राजा महाराजाओं की जानकारी हमें अभिलेखों से मिली है। फिर आता है प्रस्तुत मूर्तियों की सहित मौर्यकालीन समस्त पुरातत्व एवं अद्भुत कला के प्रमाण थे जो मौर्य साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। मूर्तियाँ सब मानी गई हैं, जैसे कि ये अशोक, जो हमारे सिक्कों पे अशोक स्तंभ होता है वो यही अशोक है, जो इस राजा जो है अशोक, वो जो सिक्कों पे जो अशोक स्तंभ होता है वो इसी से हमें मिला है। फिर आता है कुषाण शासकों ने स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत किया, स्वयं को अपने आप को देवता मानने लगे भाई कुषाण शासक। उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाया, अपने नाम के आगे देवपुत्र लगा दिया।
क्यों अपने आप को भगवान समझ बताते थे। और उपाधि की धारणा की संबंधित चीन शासकों ने प्रेरित थे, यानी कि वे सब चीन के जो शासक थे उनसे मिलते जुलते थे, वो वहाँ की संस्कृति अपनाते थे। जो स्वयं को स्वर्णपुत्र कहते थे, स्वयं को भगवान कहते थे, एक तरीके से कह सकते हैं। कुषाण शासकों के राजधर्म को जानने के सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्के और मूर्तियां हैं। कुषाण शासकों को जानने के लिए भी राजधर्म, उनके प्रणाम जानने के लिए सिक्के और मूर्तियां से ही हमें कुषाण शासकों के बारे में मालूम पड़ा है, सीधा अर्थ ही है। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों में थे, ये सबसे पहले ही बता चुका हूँ। अशोक जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था, जिसमें राजा का नाम अशोक पाया गया था, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों में थे।